हेलो बच्चा लोग, व्हाट्स गोइंग ऑन? वेलकम टू माय चैनल। दिस इज फरीहा। आज हम देखेंगे 10th स्टैंडर्ड यूनिट 1 1.2 एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड एंड द ऑथर इज तपन मुखर्जी। इस लेसन में एनकाउंटर का मीनिंग मर्डर नहीं है। इसका मीनिंग है अचानक मुलाकात, सामना होना या किसी से अचानक मिलना, एक खास या अनोखी मुलाकात। इस चैप्टर में एनकाउंटर का मतलब ऑथर की किसी से एक खास मुलाकात के बारे में दर्शाया गया है। लेट्स सी एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. ऑथर के फादर एक मेडिकल प्रोफेशनल थे और वो एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते थे रानीगंज वेस्ट बंगाल में। The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. और कंपनी के सारे ऑफिसर्स को एक लार्ज कैंपस में अपने अपने बंगलोज प्रोवाइड किए गए थे कंपनी की तरफ से। Our house was in a corner of the campus. और ऑथर का जो घर है, उनका जो हाउस, उनका बंगलो है, वो एक कॉर्नर में था कैंपस के। The officers club was adjacent to the boundary wall of our garden. और ऑफिसर का जो क्लब था वो बिल्कुल ही इनकी बाउंड्री वॉल से जुड़ा हुआ था, बिल्कुल बगल में था। एडजेसेंट मीन्स बिल्कुल चिपका हुआ, जुड़ा हुआ, बाजू में। द कंपाउंड वॉज लग्जरियस विद ग्रीन ग्रास। और कंपाउंड में बहुत खूबसूरत इन्वायरमेंट था। ग्रीन ग्रास थी, कलरफुल फ्लावर्स थे एंड अ होस्ट ऑफ टॉल एंड मैजेस्टिक ट्रीज। और एक बड़ा सा ग्रुप था बहुत ही बड़े बड़े ट्रीज का। The seasonal vegetables in the kitchen gardens of the households and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. और तो और किचन में है ना, गार्डन में बहुत सारे वेजिटेबल्स भी वहाँ पे लगाते थे सब लोग। और वहाँ का जो इतने मैग्निफिसेंट बड़े बड़े ट्रीज थे, वहाँ का इन्वायरमेंट स्क्विरल्स और दूसरी बर्ड्स को अट्रैक्ट करता था, यानी गिलहरियों को, और बहुत ही अलग किस्म के, अलग अलग प्रकार के बर्ड्स को वो अट्रैक्ट करता था इन्वायरमेंट। अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स हैड इवन मेड देयर डेन इन एन अश्वत्था ट्री नियर बाय। और एक बहुत ही बड़ा सा अश्वत्था ट्री था, वहाँ पे लंगूर के ग्रुप ने जो है तो अपना घर बना लिया था, राइट। अश्वत्था ट्री एक सेक्रेड ट्री माना जाता है और वो अंजीर का ट्री होता है, फिग का ट्री होता है। They had all become a part and parcel of our existence and daily life. और ऑथर कह रहे हैं कि ये सारा एनवायरनमेंट, ये स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, स्क्विरल्स, लंगूर्स और ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन चुके थे। पार्ट एंड पार्सल मीन्स इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा। A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation. और सैटरडे आफ्टरनून, सैटरडे दोपहर में एक छोटा सा ऐसा इंसिडेंट हुआ, ऐसा एक वाक़या हुआ जिसने राइटर के दिमाग पे एक बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ दिया, ठीक है। इट वॉज अ फ्यू डेज इन टू द पूजा वेकेशन। कुछ ही दिन हुए थे पूजा वेकेशन को। Just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and storybooks published especially for children in the festive season. और पूजा वेकेशन स्टार्ट हुए थे और किसी भी दूसरे बच्चे की तरह राइटर को भी मौका मिला हॉलीडेज़ का कि वो पूरी तरीके से अपनी बुक्स में, अपनी मैगज़ीन्स में, स्टोरी बुक्स, एडवेंचर बुक्स में इंग्रॉस्ड हो सके, पूरी तरह से खो सके, ठीक है, ऑक्यूपाई हो सके। आफ्टर अ हार्टी लंच, और एक पेट भर के एक सफिशेंट मील खाने के बाद, माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर्स ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप एंड आई सेटल डाउन विद अ स्टोरी बुक। और अच्छी तरह पेट भर के खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद, उनके पेरेंट्स और उनकी यंगर सिस्टर्स एक नैप के लिए चले गए, मीन्स वो सो गए दोपहर में। और राइटर को बहुत ही बेटर एनवायरनमेंट मिला स्टोरी बुक पढ़ने का, तो वो सेटल डाउन हो गए, वो बैठ गए बुक पढ़ने के लिए। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी। और वो क्वाइट आफ्टरनून एकदम परफेक्ट बैकड्रॉप था, एक परफेक्ट बैकग्राउंड था उनको एडवेंचर स्टोरी एक्सप्लोर करने के लिए। द साइलेंस वॉज ओकेजनली ब्रोकन बाय द साउंड्स ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग, द इंटरमिटेंट chirping of house sparrows, the harsh
carving of a crow and shrill call of a kite flying high above the ground. और ये जो साइलेंस थी वो किसी तरीके से टूट रही थी, और टूटने की वजह थी उनके फैमिली की स्नोरिंग। उनकी फैमिली जब सो रही थी तो वो खर्राटे ले रही थी। इंटरमिटेंट चॉपिंग ऑफ हाउस स्पैरोज, यानी कि चिड़िया की चहचहाने की आवाज़, जो उनकी हाउस स्पैरोज थी आसपास की, उनकी कंटिन्यूस आवाज़ें आ रही थी। कौवा भी वहाँ पे चिल्ला रहा था, राइट। और एक पतंग की सरसराहट की आवाज़ भी आ रही थी, यानी कि कोई पतंग उड़ा रहा था दूर कहीं, और उसकी भी कंटिन्यूसली आवाज़ें आ रही थी, वो हवा में जिस तरह से आवाज़ें करती हैं। मिनट्स टिक्ड बाय, आई बिकेम डीपली एब्जॉर्ब्ड इन द बुक। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं बिल्कुल अपनी बुक में खो गया। सडनली, और अचानक, आई हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग फ्यूरियसली इन द डिस्टेंस। और मैंने कुछ कुत्तों को, स्ट्रीट डॉग्स यानी कि उनकी गली के, उनके कंपाउंड के जो कुत्ते थे, उनको बहुत ही फ्यूरियसली, बहुत ही स्पीड और गुस्से में उनको भौंकते हुए सुना। और वो कुछ ही डिस्टेंस पे थे, मतलब उनको करीब से वो आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आई चोज टू इग्नोर द कमोशन थिंकिंग दैट द पैक ऑफ डॉग्स माइट हैव कॉर्नर्ड अ हैप्लेस पिग। और उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया, सोचा कि शायद इतने सारे कुत्तों को एक बेचारा पिग मिल गया होगा, उन्होंने उसे पकड़ के साइड में ले लिया होगा, शिकार करने के लिए, और उसी का ये सारा कमोशन है, नॉइस है और कन्फ्यूजन है, इसीलिए उन्होंने इग्नोर किया, उस बेचारे पिग के बारे में सोचा और उसे इग्नोर किया। बट सून द बार्किंग बिकेम लाउडर एंड मोर अग्रेसिव एंड द अलार्म्ड काविंग ऑफ अ फ्लॉक ऑफ क्रोज एडेड टू द कैकोफनी। लेकिन कुछ देर में वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और लाउड हो गई, ठीक है। और जो कौवे थे वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से ख़तरनाक आवाज़ें निकालने लगे। कैकोफनी यानी कि बहुत ही ज़ोर से हार्श नॉइसेस निकालना। आई ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर। और राइटर को ऐसे फील हुआ कि वो जो डिस्टेंस है वो थोड़ा थोड़ा करीब आ रहा है। क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी। और क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई कि वो अब बुक में उनका ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि यार चल के देखते हैं। लिविंग द बुक असाइड, मैंने बुक को साइड में रखा। आई रश्ड टू द वेरांडा टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। उन्होंने अपनी बुक को साइड में रखा, वो खड़े हुए, वो जल्दी से अपने वेरांडा की तरफ गए देखने के लिए कि वहाँ पे ये शोर किस चीज़ का है। आई ग्लैंस्ड टूवर्ड्स द रूफ ऑफ द क्लब हाउस एंड सॉ समथिंग हॉरिबल। और मैंने एक नज़र अपनी दौड़ाई उस तरफ, क्लब हाउस की तरफ, और एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ मैंने देखी। वो उस दिन का वाक़या बयान कर रहे हैं। अ बिग मेल लंगूर, अपेरेंटली द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप। एक बड़ा सा मेल लंगूर, ठीक है, एक बड़ा सा मेल लंगूर जो कि दिख रहा था कि वो उनके ग्रुप का लीडर है, was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it all over with a definite intent to kill। और उसने एक छोटे बेबी लंगूर को अपने हाथों में लिया हुआ था, पकड़ा हुआ था, और उसको बहुत ही बेरहमी से, मर्सिलेसली यानी कि बिल्कुल बेरहमी से वो उसे काट रहा था, इतनी ज़ोर ज़ोर से पूरी बॉडी पे उसकी, और डेफिनेटली समझ आ रहा था कि वो उसे मारना चाहता था, जान से मारना चाहता था, एक छोटे बेबी लंगूर को। The helpless mother of the baby and the other lesser members of the Langur group were scattered on the roofs of the buildings nearby, watching the baby being killed। और दूसरे बंगलोज पे सारे लंगूर जो बिल्कुल हेल्पलेस थे, जो कुछ नहीं कर सकते थे, इंक्लूडिंग दी मदर लंगूर, उस बेबी की मदर भी, और बाकी के सारे कम पावर के जो लंगूर्स थे, मतलब जो इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, वो सब अलग अलग रूफ पे स्कैटर हो गए, फैल गए, और वो वहाँ से इस मंजर को देख रहे थे, बिल्कुल हेल्पलेसली उस बेबी को मरते हुए देख रहे थे। I recalled the terrible custom in the animal clan according to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group। और फिर राइटर को याद आया कि एक कस्टम है, एक रिवाज है इन लंगूर की फैमिली में, क्लैन यानी कि बहुत बड़ी फैमिली, तो उसमें एक रिवाज है कि जो डोमिनेंट मेल है, यानी कि जो सबसे सुपीरियर, सबसे पावरफुल मेल है, वो दूसरे मेल को अलाउ नहीं करता है। क्या नहीं अलाउ करता है? यूजुअली डज नॉट अलाउ अनदर मेल बेबी और अडल्ट टू सर्वाइव विद इन इट्स ग्रुप। और वो किसी और
मेल बेबी को अपने ग्रुप में सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए अलाउ ही नहीं करता है। उसको ऐसा रहता है कि वो अभी मेल लंगूर डोमिनेंट है, सुपीरियर है, पावरफुल है, तो वो सारे ग्रुप का लीडर है। अगर कोई और मेल आ गया, वो बड़ा होने के बाद उसकी प्लेस ले लेगा, इस डर से वो क्या करते हैं, उनका एक कस्टम ही है कि वो उस बेबी को मार देते हैं। Without losing any time, I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur. और मैंने बिल्कुल वक्त ज़ाय नहीं किया, मैंने जल्दी से एक बड़ी सी लकड़ी अपने हाथ में ली और पत्थर लिया और जोर से, बहुत ही अग्रेसिवली मैंने उस मराउडिंग लंगूर के ऊपर फेंका। मराउडिंग लंगूर मीन्स सर्चिंग फॉर समथिंग टू स्टील और अटैक, और वो लंगूर भी बिल्कुल कुछ अटैक करने के लिए वहाँ पे जो रुके हुए थे, उस लंगूर पे उन्होंने पत्थर जोर से मारा। द लंगूर वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड दैट इट हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ माई सॉल्ट। और वो लंगूर इतना बिजी था अपने काम में कि राइटर के अटैक से उसको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा। बट देन आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स, लेकिन फिर मैंने हार नहीं मानी और मैंने भी बहुत सारे पत्थर फेंकना स्टार्ट किए। द डॉग्स ऑन देयर पार्ट रेज्ड अ पिच ऑफ क्राई, और वहाँ जो डॉग खड़े थे उन्होंने भी अपनी आवाज़ें और ज़ोर-ज़ोर से निकालना स्टार्ट कर दिया, यानी कि भौंकना स्टार्ट कर दिया। The changed circumstances and the sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. और उस लंगूर पे जो कंटिन्यूस अटैक होने लगे, उसकी वजह से उसकी ग्रिप थोड़ी सी लूज हो गई और उसने बेबी लंगूर को, जो उसको भी पेन होना स्टार्ट हुआ ना पत्थर का अटैक का, तो उसने भी बेबी लंगूर को फेंक दिया अपने हाथों से वेरांडा में। ठीक है, वेरांडा में जो स्लोपिंग रूफ था, यानी कि वो जहाँ पे खड़े रह के उसको अटैक कर रहा था, वहाँ से उसने उसको नीचे फेंका, और एक बिल्कुल स्लोप वाला एक रूफ था जहाँ से वो बेबी फिसलता हुआ नीचे गिर रहा था। ठीक है, द बेबी वॉज लिस्टलेस एंड अपियर टू बी डेड। वो बेबी बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, मोशन नहीं कर रहा था, बिल्कुल लाइफलेस वो पड़ा हुआ था। एज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, और फिर उसकी बॉडी पे कंट्रोल नहीं था और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ सरक रहा था, फिसल रहा था। द एक्साइटमेंट ऑफ द पैक ऑफ डॉग्स ग्रू मैनीफोल्ड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ गुड किल एंड मील। और जो कुत्ते वहाँ नीचे खड़े हुए थे रूफ के नीचे, जो उसको फिसल के नीचे गिरने का वेट कर रहे थे, उनकी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, फोल्ड बढ़ते जाना, मोर एंड मोर। तो इतनी बढ़ रही थी कि उनको लग रहा था कि एक बहुत ही गुड किल एंड मील हमें मिल चुका है, यानी कि अब हमें पेट भर के खाना मिलेगा। कीपिंग द डॉग्स एट बे विद द स्टेक, I managed to catch hold of the baby langour's tail just as it tipped over the edge of the tile roof. और मैंने एक स्टिक लिया बड़ी सी और उससे उन कुत्तों को एक साइड में रखा, मतलब उन्हें डराया कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो मैं इससे उन्हें मारूंगा। और उसने किसी तरह से मैनेज किया, राइटर ने किसी तरीके से मुश्किल से उस बेबी को होल्ड किया, कैच किया, उसकी दुम को पकड़ लिया उस टाइल्ड रूफ से। द बेबी अपियर्ड इनर्ट एंड लाइफलेस, और बेबी बिल्कुल ही कमज़ोर और लाइफलेस दिख रहा था, जो बिल्कुल मोशन नहीं कर रहा था, हिल ही नहीं रहा था। इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी, और हाँ, वाकई में वो एक मेल बेबी था, इसीलिए उसको मारा जा रहा था। बाय दिस टाइम माई पेरेंट्स एंड सिस्टर्स had come out onto the veranda and were witnessing my rescue operation. और इतनी आवाज़ें, इतने शोर की वजह से, इस इन्वायरमेंट की वजह से मेरे पेरेंट्स और सिस्टर्स भी वेरांडा में आ चुके थे और वो बिल्कुल विटनेस कर रहे थे, वो देख रहे थे अपनी आंखों से कि किस तरीके से राइटर ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। सम ऑफ आर नेबर्स हैड ऑल्सो गैदर्ड इन द डिस्टेंस, और नेबर ने भी देखा, उनके कुछ नेबर्स भी आ गए थे, उन्होंने भी देखा कि किस तरीके से इन्होंने रेस्क्यू किया, बचाया उस लंगूर को। आई टुक द बेबी लंगूर टू आवर बैक यार्ड एंड जेंटली लेड हिम ऑन द फ्लोर इनसाइड द पोल्ट्री कूप, और उन्होंने बेबी लंगूर को अपने बैक यार्ड में, अपने घर में लेके गए, बैक यार्ड में लेकर गए और उसको बहुत ही प्यार से, जेंटली, धीरे से उसको फ्लोर पे लिटाया। पोल्ट्री कूप में, एक कूप यानी कि केज होता है, एक पिंजरा होता है, पोल्ट्री वाले यूज़ करते हैं इसे। हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाइट मार्क्स एंड स्क्रैचेस, और उसकी बॉडी पे हर जगह बहुत डीप बाइट से काटने के निशान थे, स्क्रैचेस थे, पूरे नाखून से उसको स्क्रैच किया हुआ था। ब्लड वॉज ओजिंग फ्रॉम सम ऑफ द वुंड्स, और
कुछ ज़ख्मों से तो खून बहुत ही ओवरफ्लो कर रहा था, इस कदर रिलीज़ हो रहा था कि पूरा उसका उतना एरिया ब्लड हो गया था। द बेबी रिमेन्ड मोशनलेस, और इस तरीके के अटैक के बाद वो बिल्कुल ही मोशनलेस था। माई फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वुंड्स एंड स्टॉप द ब्लीडिंग, और राइटर के फादर ने प्रोवाइड किया फर्स्ट एड उसको, और उनके वुंड को क्लीन करके ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश की। आई वॉज रिलीव्ड टू फाइंड आउट दैट द बेबी वॉज ब्रीदिंग, और राइटर को बहुत सुकून मिला, बहुत रिलीफ मिला कि वो बेबी धीरे धीरे सांसें ले रहा था। इवन दो हिज ब्रेथ्स वर शैलो, लेकिन वो सांसें कैसी थी? बिल्कुल धीमी, बिल्कुल हल्की सी, बहुत स्लो, जो समझ ही नहीं आ रही थी कि सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। स्प्लैशेस ऑफ कोल्ड वाटर मेड द बेबी स्टर, और कुछ उन्होंने पानी की ऐसे उसके फेस पे स्प्लैशेस मारे जिससे बेबी थोड़ा सा हिल रहा था, उसने थोड़ी सी मूवमेंट की, स्टर मूवमेंट करना, ठीक है। एंड आफ्टर अ फ्यू शेकी अटेम्प्ट्स, और थोड़ा बहुत हिलाने के बाद, थोड़ा बहुत कुछ अटेम्प्ट्स करने के बाद, ही सैट अप, वो उठ के बैठ गया। ही वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक एंड स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग लाइक अ लीफ इन द विंड, और वो बहुत ज़्यादा शॉक में था इस चीज़ के बाद, इस हादसे के बाद, और वो बिल्कुल काँपने लगा, और इस तरह से काँपने लगा जैसे शायद ही एक सूखा हुआ पत्ता हवा में हिलता है, वैसे वो ट्रेम्बल करने लगा। His two little twinkling eyes welled up with tears and he started to sob with a muffled cry. और उसकी आंखें आंसुओं से बिल्कुल भर गई, और वो एक मफल्ड क्राई, आपको पता है मफल्ड क्राई यानी कि क्वाइटेंड और सप्रेस्ड साउंड, जो ऐसी सिसकियों से हम रोते हैं ना, उसे मफल्ड क्राई कहते हैं। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के नहीं रो रहा था, वो बिल्कुल सदमे में था, और वो मफल्ड क्राई ही वॉज डूइंग जस्ट लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड वुड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ट्रॉमा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह एक छोटा इंसान का बच्चा अगर ऐसे ट्रॉमा को एक्सपीरियंस करेगा तो रिएक्ट करेगा, वैसे ही वो भी रिएक्ट कर रहा था। आई ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना विच ही एक्सेप्टेड विद हिज अनस्टेडी हैंड एंड बिगिन टेकिंग हेसिटेंट बाइट्स, और मैंने उसको एक छिला हुआ बनाना दिया जो उसने ले लिया अपने बिल्कुल कांपते हुए अनस्टेडी हाथों से, झिझक वाले डरते डरते वो बाइट्स लेने लगा। इस तरीके के इंसिडेंट के बाद कोई भी डर जाएगा, और उसको खाना भी नहीं आ रहा था। माई अटेंशन वॉज फिक्सड ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर, और राइटर का अटेंशन बिल्कुल ये था कि किसी भी तरीके से उसको उसकी जान को बचाना है। सडनली आई हैड एन अनकैनी फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड, और राइटर को एक अनकैनी मीन्स अजीब सी फीलिंग हुई कि कोई तो उन्हें देख रहा है। अनकैनी यानी कि अनकंफर्टेबल, ऐसे लगा कि समवन इज लुकिंग, ठीक है। आई टर्न्ड अवे फ्रॉम द कूप एंड लुक्ड अप, और इस राइटर ने एक वो टर्न हुए, वो पलटे और उन्होंने ऊपर देखा। देयर सैट द मदर लंगूर ऑन आवर किचन रूफ, और वहाँ पे बैठी हुई थी कौन? मदर लंगूर, इनके किचन के रूफ पे, किचन की छत पे। ये लोग बैकयार्ड में थे नीचे, और किचन की छत पे ऊपर मदर लंगूर बैठी थी। वॉचिंग एवरी मूव आई मेड, और उसने हर एक चीज़ देखी जो राइटर कर रहे थे स्टार्टिंग से। शी सिंपली सैट देयर क्वाइटली, लेकिन वो बिल्कुल चुपचाप वहाँ बैठी रही, एज इफ कन्विंस्ड दैट नो हार्म वॉज बीइंग डन टू हर चाइल्ड, और उसको पता था कि वहाँ पे उसके बेबी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा था, उसकी केयर की जा रही थी। दैट्स वाई उसने कोई एक्शन नहीं लिया, वो चुपचाप वहाँ पेशेंटली बैठी रही। Immediately, the mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. और जैसे ही राइटर थोड़ा सा पीछे हुए, उन्होंने उसकी तरफ देखा कि एवरीथिंग्स डन नाउ, तो वो बिल्कुल ही फास्ट वो नीचे उतरी, डिसेंड होना, नीचे उतरना, नीचे आना फ्लोर पे, और उसने अपने बेबी को अपने हाथों में, अपने बाहों में ले लिया। शी गेव द बेबी अ थरो बॉडी इंस्पेक्शन टू चेक हिज इंजरीज एंड देन कडल्ड हिम टाइटली इन हर बॉसम, और उसने अपने बेबी को अपने हाथों में लेके पूरा पलटा के ऊपर नीचे से देखा कि कहाँ कहाँ उसको चोट लगी है, कहाँ कहाँ पे उसको ब्लीडिंग हो रही थी। उसने बहुत अच्छे से इंस्पेक्ट किया वो चीज़ों को, और उसके बाद उसने बहुत ही टाइटली उसके बॉसम में उसको पकड़ लिया, उसको हक किया टाइटली, उसको कडल किया, ठीक है। द बेबी फाउंड ग्रेट सोलेस इन हर केयरिंग आर्म्स, और बेबी को बहुत ही कंफर्ट लगा, सोलेस लगा, सुकून लगा उसके मम्मी के बाहों में, उसके केयरिंग आर्म्स में। द मदर सैट स्टिल विद द बेबी इन हर लैप फॉर अ फ्यू मिनट्स, और अपने बेबी को इस तरह से गोद में लेके
वो कुछ देर वहाँ बैठी रही. It was almost as if she was pondering over her options and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. और वो वहाँ पे बैठी रही. She was pondering over, यानी कि वो बहुत ही गहराई से सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, अपने बेबी को उस हादसे से, मतलब और होने वाले हादसे से कैसे बचाना चाहिए. For a few seconds, the mother langoor looked straight into my eyes. और कुछ सेकंड्स के लिए मदर लंगूर ने बिल्कुल सीधे मेरी आंखों में देखा, ऐसे राइटर का कहना है. इवन टुडे, और आज भी, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आईज. और आज भी मैं वो लुक नहीं भूल सकता उसकी आईज में, जो उसने बिल्कुल सीधे मेरी आंखों में देखा. शावरिंग साइलेंट ग्रैटिट्यूड ऑन मी फॉर सेविंग हर चाइल्ड. और उसने, मानो वो ऐसे कह रही हो कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बेबी को बचाया. वो इस तरीके का ग्रैटिट्यूड अपनी आंखों से व्यक्त कर रही थी. आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द इमोशन. और मैं बहुत सारी फीलिंग्स एक साथ फील कर रहा था, मतलब मैं बहुत इमोशनल हो चुका था उस टाइम पे. द सेंटिमेंट एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी. और जो सेंटिमेंट था, जो फीलिंग थी, और उसका जिस तरीके से थैंक यू कहना आंखों से, ये सारी चीज़ें राइटर को बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म कर चुकी थी. There sat a universal mother holding a stricken child in her lap. और वहाँ पे जो मदर बैठी हुई थी, राइटर ने उसको यूनिवर्सल वर्ड से एड्रेस किया, एग्जिस्टिंग एवरीवेयर और इन्वॉल्विंग एवरीवेयर. यानी कि कोई भी माँ होती तो वो बिल्कुल ऐसा ही करती, इसीलिए उन्होंने उस माँ के लिए यूनिवर्सल यूज़ किया. यूनिवर्सल मदर होल्डिंग अ स्ट्रिकन चाइल्ड. स्ट्रिकन चाइल्ड मतलब बहुत चोट खाया हुआ, बहुत तकलीफ वाला बच्चा, ठीक है. देन इन अ फ्लैश, और बिल्कुल एक झटके में, एक पल में, शी जम्प्ड विथ हर बेबी क्लिंजिंग टू हर बेली एंड रीच्ड आवर किचन रूफ. और एक ही झटके में, एक पलक झपकते ही उसने क्या किया, जंप किया किचन रूफ पे उसके बेबी के साथ. उसका बेबी उसकी बेली पे, उसके पेट पे टंगा हुआ था, और वह किचन रूफ पे जंप कर गई. शी सर्वेड द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर एंड देन लीप अवे इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द प्लेस ऑफ द वायलेंट एनकाउंटर. और उसने ध्यान से उस जगह को देखा जहाँ पे उस ईविल और विकेट, यानी कि बहुत ही बुरे मेल लंगूर ने बेबी के साथ जो किया, उस डायरेक्शन में, उस एरिया में उसने देखा, सर्वे किया कि वहाँ कोई है तो नहीं, वहाँ से जाना सेफ है. और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसकी उल्टे डायरेक्शन में वो अपने बेबी को लेके चली गई थी, जहाँ पे वायलेंट एनकाउंटर हुआ था, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में. The brief meeting with the mother and the baby langur convinced me that the interspecies communication and mutual trust is indeed a reality, and should anyone strike the right chord, the relationship comes into action. देखिए, जब मदर लंगूर को ग्रैटिट्यूड शो करना था, तो उन्होंने बिल्कुल राइटर की आंखों में ऐसे देखा जैसे मानो वो एक इंसान हो और कुछ कहना चाहती हो. इस तरह से उन्होंने उनकी आंखों में देखा कुछ देर तक, जो बयान करने से, जो थैंक यू बोलने से, जो अपनी ज़बान से कहने से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव था. जो उनकी आंखों में देखकर उन्होंने ग्रैटिट्यूड बताया, वो बहुत ज़्यादा राइटर के लिए इम्पोर्टेंट था. और ये जो ब्रीफ मीटिंग थी मदर लंगूर के साथ, राइटर को कन्विंस कर दिया कि इंटरस्पीशीज़ कम्युनिकेशन, यानी कि देखिए, हम एक स्पीशीज़ है, हम ह्यूमन है और वो लंगूर है, तो ये दो स्पीशीज़ है. इस तरीके से सारे एनिमल्स के साथ अगर हम कम्युनिकेट करेंगे, इंटरस्पीशीज़ कम्युनिकेशन कहलाएगा, ठीक है. और ये कम्युनिकेशन सिर्फ म्यूचुअल ट्रस्ट के द्वारा ही मेंटेन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है. बल्कि हम अगर हम अगर उनको सिर्फ खाना देंगे या हम उनकी केयर करेंगे तो ही वो ऐसे ग्रैटिट्यूड बताएंगे, ज़रूरी नहीं है. ग्रैटिट्यूड बताने के लिए कोई भी रीज़न हो सकता है. आपने उनकी छोटी सी भी हेल्प कर दी तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, और वो उनका ग्रैटिट्यूड किसी भी तरह शो कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हें खाना ही दिया जाए. द मदर लंगूर शोड मी that food was not the only means of communication between man and animal, but that there were other means of establishing a bond through trust. और मदर लंगूर ने बताया कि सिर्फ खाना ही कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है. मीन्स अगर आपने एनिमल्स को खाना प्रोवाइड कराया तो तभी वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है. अदर मीन्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ बॉन्ड भी हैं, यानी कि बहुत सारे और मौके भी मिलेंगे आपको. उसका अगर आपने सही फ़ायदा उठाया, आपने सही कॉर्ड को स्ट्राइक किया, तो हो सकता है कि आपके बीच में भी एनिमल्स को के साथ एक बॉन्ड क्रिएट हो जाए ट्रस्ट का.
कंपैशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सिंपैथी का, काइंडनेस का, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का एक बॉन्ड आपके और एनिमल्स के बीच में भी बन सकता है. ऑल यू हैव टू डू इज स्ट्राइक द राइट कॉर्ड. 55 years have passed since that day. 55 साल गुजर गए उस हादसे को. आई एम नाउ 70 years old और अभी राइटर 70 साल के हैं. जब वो छोटे बच्चे थे अभी वो 70 साल के हैं. बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड. और मुझे आज भी बहुत बहुत अच्छे से मुझे याद है वो हादसा जो उस दिन हुआ था. और वो क्या हादसा था? इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड. एक स्पेशल एनिमल से राइटर की एक अनएक्सपेक्टेड, एक सडन, एक बहुत ही ब्यूटीफुल मीटिंग हुई जहाँ पे उन्होंने देखा कि उसने कैसे अपनी आंखों से अपना ग्रैटिट्यूड बताया, व्यक्त किया, है ना. तो ये चीज़ का इतना प्रोफाउंड इफेक्ट राइटर पे हुआ कि उन्हें वो 70 साल के हो गए, 55 साल उस वाक़ये को गुजर गए, लेकिन अभी भी उन्हें वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद है. इस लेसन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें एनिमल्स की हेल्प करनी चाहिए. और आपको खुद समझ आएगा कि एनिमल्स को भी ये चीज़ फील होती है. अगर आप उनकी हेल्प करेंगे तो वो भी आपको ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं. आप एक बॉन्ड बना सकते हैं. ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन या फिर पोएम के साथ. जब तक कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.